Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear students. My name is Taimur Zafar. I had already taught you the engine drawing CAD, so you all of you know me very well. Now this is a new course, which is very important for your job, for your FIPs. The title of the course is PLCs and Industrial Drives. तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको मैं इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस हैं उनका एक्सपोजर इस कोर्स में एप्लीकेशन ओरिएंटेड और पीएलसी बेस्ड उनका मैं आपको जो एक्सपोजर है वो दूँ। तो सबसे पहले बस ये एक एग्जांपल थी फ्रूटफुल ट्री और अनफ्रूटफुल ट्री। इसमें बताने का ये पर्पस था कि इंसान को अगर इल्म मिल जाए और उसके पास शोहरत हो, दौलत हो, और अगर वो समझे कि सब उसका कमाल है, तो उसकी एग्जांपल जो है वो इस दरख्त की तरह है, जो कि फ्रूटफुल नहीं है और किसी काबिल नहीं है। तो अल्लाह ताला भी हमें ये देखना चाहते हैं कि इस तरह का कि अगर आपको कुछ नवाजा उसने इल्म में और पैसे में या इज़्ज़त शोहरत में, तो आप इस फलदार दरख्त की तरह बन जाएं, अफ़ो दरगुज़र और रहमदिली आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे इस दरख्त के अंदर आपको नज़र आ रही है कि ये फलदार दरख्त जो है ये झुका हुआ है, वज़न से झुका हुआ है। तो ये एग्जांपल थी जो मैं इस स्लाइड में देना चाह रहा था। तो आप लोग भी इसी तरह, अगर आप ये समझते हैं कि आपको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, तो आप लोग बिल्कुल बिहेव लाइक अ फ्रूटफुल ट्री, तो दूसरों के लिए रहम दिल और इज़्ज़त से पेश आएँ और अच्छा सा बिहेव करें, अच्छा सा बर्ताव करें, और ये सोचें कि आपको जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह की मेहरबानी से मिला है। तो सेकेंडली, अब ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यानी पीएलसी इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, उसका कोर्स टाइटल, इसका कोर्स कोड है EE474। ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। फिर किस फील्ड ECD है डिस्क्रिप्शन में कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है पीएलसी और इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, ये कोर एलिमेंट्स हैं किसी भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम के। इसके बगैर ऑटोमेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। किसी भी प्रोसेस को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोलर आप पीएलसी यूज़ करेंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और जो मोटर्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, उनको रोटेट या मूव कराने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको मोटर्स को ड्राइव करना होता है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ड्राइव्स यूज़ होती हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको फेमिलराइजेशन करवानी है स्टूडेंट्स को अबाउट द पीएलसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, पीएलसी हार्डवेयर इंटरफेसिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर किस तरह का होता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, कितनी टाइप्स की मोटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने हैं, और पीएलसी से उनको इनकॉर्पोरेट या इंटरफेस किस तरह से करना है कि हम डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें, ऑटोमेट कर सकें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। सेकेंडली, जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमने किस तरह से डिज़ाइन किए वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस स्लाइड के अंदर। कि जैसे ये नंबर 1, जो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड लॉजिक कंट्रोलर्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसको C2 से हमने जो है वो मैप किया है। और टेक्सोनोमी लेवल जो कग्निटिव डोमेन है, कि यानी आप जो बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं पीएलसीज के और ड्राइव्स के, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। कि अगर आपसे रीजनिंग पूछी जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको PLO 1 से मैप किया गया है जो कि इंजीनियरिंग नॉलेज है। लेवल ऑफ एम्फेसिस इसका 1 है, जो इम्पोर्टेंस है इसकी 1 है इस कोर्स में, उसी हिसाब से इसकी ग्रेडिंग भी होगी। और नॉलेज जो प्रोफाइल लेवल है इसका वो मीडियम लेवल है, यानी बेसिक से और मीडियम लेवल। सेकंड जो CLO है वो एग्जामिन आर्किटेक्चर ऑफ PLCs एंड चूज सुटेबल ड्राइव सोल्यूशन फॉर एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी आपको डिफरेंट जो आर्किटेक्चर हैं अवेलेबल हैं मार्केट्स में, और क्वालिटी के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से, तो उनको आप एग्जामिन कर सकें, आपको उनको पढ़ाया जाएगा। और आपने सूटेबल जो आर्किटेक्चर है वो सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर केस स्टडी के लिए या पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। और कौन सी ड्राइव आपने यूज़ करनी है, AC ड्राइव या DC ड्राइव या क्या करना है,
तो ये आएगा C4 एनालिसिस के अंदर, कि आपको केस स्टडी दी जाएगी और उसमें आपने एनालिसिस के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करने हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, कि डिफरेंट पीएलसीज और डिफरेंट ड्राइव्स को, और देखना है कि कौन सी जो है वो बेस्ट सुटेबल है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। अब आपको अगर दो डिफरेंट सिस्टम्स दे दी जाएं और उसके अंदर एक में एसी ड्राइव है एक में डीसी ड्राइव है, एप्लीकेशन सेम है, तो उसका जो कंपैरिजन है वो आप कर सकते हैं। ये जितने भी कंपैरिजन होंगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा उसमें अगर हम डीसी ड्राइव लगा दें और ये वाली पीएलसी लगा दें तो उसका एडवांटेज ये होगा कि जैसे कॉस्ट जो है वो कम होगी और इकोनॉमिकल होगा ये सोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे और तो इसका नुकसान ही होगा। तो ये कंपैरिजन जो है वो एनालिसिस के अंदर आएगा कि आप एनालाइज करेंगे दो सेम सिस्टम को विद डिफरेंट अप्रोचेस, और आप बताएंगे कि ये किस तरह से बेटर है और ये इसमें क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो C4 में आएगा। इन CLOs को जो मैप किया गया है, जो अरेंजमेंट है वो PLOs के हिसाब से है कि PLO 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसको प्रॉब्लम एनालिसिस में हमने मैप किया है। सिमिलरली जो CLO नंबर 3 है उसमें एप्लीकेशन है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स उनको आप अप्लाई करें और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनको आप ऑटोमेट करें। तो ये एप्लीकेशन के डोमेन में आएगा C3। और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आएगा कि सिनेरियो दी जाएगा उसका आपने एल्गोरिथम जो है वो लिखना होगा। और जो CLO नंबर 4 है वो प्लान एंड एवेल्युएट वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की आपको केस स्टडी दी जाएगी, उसमें आपने पढ़ने के बाद उसको आपने सोल्यूशन देना है, यानी जितना भी आपने ड्राइव्स और पीएलसीज के बारे में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में आपने पढ़ा है, वो आपने उसको यूज़ करके एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है इस केस स्टडी के लिए। तो उसको C5 सिंथेसिस में आएगा। और 4 जो है वो इन्वेस्टिगेशन में मैप किया गया है कि आपने जो है उसका सोल्यूशन डेडिकेटेड जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। तो इनका लेवल ऑफ एम्फेसिस जो है वो CLO नंबर 3 का ज़्यादा है, क्योंकि जॉब में आपके ज़्यादातर जो है वो PLC बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको लेवल ऑफ एम्फेसिस हमने 1 दिया है इसमें, और इसके वेटेज जो है वो ज़्यादा होगा ग्रेडिंग में। और लेवल ऑफ एम्फेसिस जो है वो 2 न सेकेंड नंबर पर है, जो आर्किटेक्चर ऑफ PLCs है, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह ड्राइव्स का। तो उसको लेवल एम्फेसिस जो है वो नंबर 2 पर रखा है। और इसी तरह से जो सबसे मिनिमम लेवल है वो प्लान एंड एवेलुएट कर दिया गया है, कि आपने केस स्टडी को देखकर आपने प्लान करना है सोल्यूशन। तो उसके जो नंबर है वो उसके हिसाब से जो है वो कम है, मगर जो नॉलेज प्रोफाइल है वो उसका जो है वो हाईएस्ट है। और जो मीडियम से थोड़ा सा अपर लेवल है वो एप्लीकेशन ऑफ PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये इसके CLOs हैं। अब कोर्स आउटलाइन में आपको फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इंट्रोडक्शन टू पावर ट्रांजिस्टर या पावर ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, जो कि हाई करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर्स जो हाई, जिनकी कैपेबिलिटी है हाई करंट कंट्रोलिंग के लिए। सिमिलरली बेसिक टू कोऑर्डिनेट डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स या फोर कोऑर्डिनेट डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, और डीसी टू एसी कन्वर्टर्स का क्या काम है, कि डीसी से एसी में हमें अगर कोई एसी लोड हमने ड्राइव करना है तो उसके लिए हम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रख के हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। सिमिलरली डीसी ड्राइव्स, अब डीसी ड्राइव्स के अंदर आप इनका इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो क्लासिफिकेशन यानी उनकी टाइप्स देखेंगे, टेक्नोलॉजीज देखेंगे। फिर स्पीड एंड पोजीशन कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, इसलिए कि जो मोटर है एट दी एंड आपने क्या करना है कि उसकी स्पीड वेरी करनी है, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना है। तो उसका फीडबैक कैसे लेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। अब थायरिस्टर या मॉसफेट बेस्ड डीसी ड्राइव्स हैं, जो एज ब्रिज अगर आप बनाते हैं डीसी मोटर के लिए, तो वो थायरिस्टर बेस्ड भी हो सकता है, मॉसफेट बेस्ड भी हो सकता है। तो इसको आप इसमें देखेंगे ये कोर्स आउटलाइन में। एसी ड्राइव्स, अब पहले डीसी के लिए आपने जो पढ़ा वो एसी के लिए पढ़ेंगे, कि एसी ड्राइव जो है वो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं, और थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है, उसकी कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, उसकी पोजीशन कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके टॉर्क को और स्पीड को दोनों को आप वेरी किस तरह से करते हैं।
तो V बाय एफ रेशियो क्या होता है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का। तो ये इस आउटलाइन का ऐसा है। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स में जैसे वेरियस कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज या वेरियस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें आएगा। बेसिक्स ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग आएगी, डेवलपिंग फंडामेंटल पीएलसी वायरिंग डायग्राम है। यानी अगर आप जो पैनल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आता है। लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स हैं, स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट डायग्राम, चार्ट प्रोग्राम्स। और भी दो इसमें प्रोग्रामेबल लैंग्वेजेस हैं, बट इतनी ये तीन जो है वो काफ़ी हैं। लैडर तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। स्टेटमेंट लिस्ट जो प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के बिल्कुल करीब तरीन होती है और लो लेवल लैंग्वेज में आती है। इसका बेनिफिट क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट प्रोग्राम्स हैं, ये भी आपको पढ़ाई जाती है क्योंकि ये भी इसमें डायग्नोस फॉल्ट डायग्नोस बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस आसान है इसमें। और एसएफसी को पढ़ाने का एक पर्पज़ ये भी है कि इसमें ये बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है जैसे सीएफसी, जो कि बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग मैनेजमेंट या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस सिस्टम में सीएफसी की जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल एसएफसी की तरह होती है। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए आपको ये आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आपको इस कोर्स के अंदर ये एसएफसी भी पढ़ाई जाती है। इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट्स यूजिंग पीएलसी प्रोग्राम। अब इंटरलॉकिंग क्या होती है कि जैसे दो मोटर्स आपने चलानी है और एक मोटर जब चल रही हो मोटर वन, तो मोटर टू उस वक्त ऑफ हो, तो ये इंटरलॉकिंग प्रोग्रामिंग में कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर हार्डवेयर में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताए जाएंगे। और वो कितनी टाइप्स की कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। टाइमर्स और काउंटर्स जो है वो बिल्कुल पीएलसी के अंदर मौजूद होते हैं कि अगर आपने टाइम डिले के बाद कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप टाइमर्स को यूज़ करेंगे। इसी तरह से काउंटर्स, आपने इवेंट्स काउंट करने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करनी है, और तो वहाँ पे आप काउंटर को कैसे यूज़ करेंगे वो इस आउटलाइन का आपका पार्ट है। और डिफरेंट जो कंट्रोलर्स हैं जैसे पीएलसीज और उनकी इंटरफेसिंग, अगर सीएनसी मशीन यानी 3 एक्सिस कंट्रोल है या 2 एक्सिस है तो एनसी कंट्रोल मॉड्यूल्स आते हैं पीएलसी के, जिनके थ्रू आप डिफरेंट, वो एक्सपेंसिव होते हैं मगर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पीएलसीज जो कि ऑटोमेशन सिस्टम्स के अंदर आती है, तो उसको भी आपको बताया जाएगा इसमें। HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्यों है, तो ये आउटलाइन में आप देखेंगे, मतलब इसको पढ़ाया जाएगा आपको। अब सेंसर से फीडबैक पीएलसी के साथ, पीएलसी को फीडबैक जितने भी हैं वो सारे सेंसर्स के थ्रू आते हैं, वो इस आउटलाइन का पार्ट है। डीसीएस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो सिंपल पीएलसी सिस्टम से क्या चेंज है, क्या इसमें डिफरेंस होता है। इसी तरह सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, स्काडा सिस्टम, उनका डिफरेंस जो है वो डीसीएस से और सिंपल पीएलसी बेस्ड सिस्टम से किस तरह से होता है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें और ज़्यादा वैरायटी होती है आपके पास, वो इस आउटलाइन का हिस्सा है आपकी। टेक्स्ट बुक इस कोर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा वाइडली वर्ल्ड स्टैंडर्ड, एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की बुक है, इलेक्ट्रिक मशीन ड्राइव्स एंड पावर सिस्टम बाय थियोडोर विल्डी, 6th एडिशन या 5th एडिशन आप यूज़ करना चाहते हैं, 5th एडिशन भी ज़्यादा एप्लीकेबल है। और दूसरी जो टेक्स्ट बुक है आपकी वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स बाय फ्रैंक पेट्रोजिला, 5th एडिशन है। रेफरेंस बुक्स बहुत सारी हो सकती हैं मगर मैं यहाँ पे दो रेफरेंस बुक्स का नाम बता रहा हूँ आपको। प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स एंड एम्फेसिस ऑन डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन बाय कैल्विन डी एरिक्सन, 3rd एडिशन है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स है, 2nd एडिशन बाय फ्रैंक पेट्रोजिला। ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये इजीली अवेलेबल है इनकी सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पर। अब ग्रेडिंग रूब्रिक्स किस तरह से कि जो CLO 1 है उसके 35 मार्क्स होंगे ओवरऑल इस कोर्स में, और CLO 3 के 35 मार्क्स होंगे जो एप्लीकेशन है, और CLO 2 जो है उसके 20 मार्क्स होंगे। जो एनालिसिस का क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो 20 मार्क्स से हम उसको मैप करेंगे, मतलब 20 मार्क्स उसका वेटेज होगा।
और CLO4 जो है जिसमें आपने एवेल्यूएशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन भी उसमें आ जाएगी, यानी आपने सोल्यूशन देना है। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क जो है वो इसका पार्ट हो सकता है। तो CLO4 जो है उसके 10 मार्क्स होंगे। अब लेसन समरी, आज का जो लेक्चर है यानी इस वीक का, इसमें जो कोर्स एंड द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, तो रोल ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इट डज टू अ फैक्ट्री, यानी ऑटोमेशन फैक्ट्री के लिए, मतलब फैक्ट्रीज को क्या करता है, और व्हाई इट इज़ सो वाइडली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, हाउ इट कैन जनरेट मनी, यानी एट द एंड आपका जो डिमांड होती है या आपका जो गोल होता है किसी भी फैक्ट्री को लगाने का, कि भाई प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो थर्ड टाइप है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड देयर ऑटोमेशन, यानी प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं उनको देखा जाएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड और डिफरेंट जो ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं वो इसमें जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। तो डिफरेंट जो ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं उनकी एग्जांपल्स भी आपको जो है वो बताई जाएंगी इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में भी। अब ऑब्जेक्टिव फॉर दी स्टूडेंट्स, यानी आफ्टर लर्निंग दिस लेसन, यानी स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, यानी स्कोप एंड नेचर ऑफ दी कोर्स, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो है वो उसको बता सकते हैं कि इसका जो ब्रॉडर वे में जो है वो क्या इसका स्कोप है और क्या इसकी नेचर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से या यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिफरेंस जो है वो इसमें बताया जाएगा। डिफाइन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, व्हाट इट इज़, यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर पीएलसीज और इंडस्ट्रियल ड्राइव्स वो आती हैं, मगर उससे पहले इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। कंपेयरिंग ऑटोमेशन विद कंट्रोल, यानी ऑटोमेशन क्या है और डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स क्या है। Similarities between the automation and control. Describe the major role of automation in the industry, यानी automation के roles क्या हैं इंडस्ट्री के अंदर। Relate how automation affects इकोनॉमीज, यानी आपका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, आपकी कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है ऑटोमेशन के ज़रिए से। कैटेगरीज एंड डिस्क्राइब मेजर टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम्स की जो टाइप्स हैं और कैटेगरीज हैं वो क्या हैं। कि अगर आपने प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रोडक्ट वैरायटी आपको कम करना पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगी अगर बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन चाहिए। और अगर आपने वैरायटी आपने इंक्रीज़ करनी है तो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसका बहुत कम हो जाएगा। तो ये देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्ट वैरायटी और प्रोडक्ट वॉल्यूम। अब प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दी अबव पॉइंट्स, ठीक है। अब मेन गोल जो स्टूडेंट्स का है वो थ्रू आउट दी कोर्स टू लर्निंग दी पीएलसी प्रोग्रामिंग और पीएलसी इंटरफेसिंग विद सेंसर्स एक्चुएटर्स, डिज़ाइनिंग दी पैनल्स और पीएलसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसी की डिमांड है बहुत ज़्यादा फील्ड में, इंडस्ट्री में। और इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा आपसे इसी के ही सवाल किए जाते हैं। अब डिफाइनिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उससे पहले जो है व्हाट डज इंडस्ट्री मीन। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब एक ब्रॉडर सेंस में एन इंडस्ट्री इज़ नथिंग बट अ सिस्टमेटिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक सिस्टमाइज एक मैनेजमेंट के थ्रू आपने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है कि जिससे प्रॉफिट जनरेट हो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, ट्रेड यानी तिजारत भी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ बना के, यकीनन आपने उसको सेल आउट करना होगा, पहले उसको बनाएं फिर उसको सेल आउट कर दें।
इसी तरह से सर्विसेज का मतलब है कि जैसे आपने ऑनलाइन स्टोर खोला है और चीज़ आप बना के सेल आउट कर रहे हैं, तो दिस इज सर्विस। और सर्विस में क्या आएगा कि आपने फ्री डिलीवरी कर दी, और या रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आप जो दे रहे हैं, ये दिस दीज ऑल आर सर्विसेज। इन दिस कोर्स वी प्राइमरीली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी हमारा जो मेन फोकस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन से होगा, यानी जितनी भी पीएलसी और ड्राइव्स या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एग्जांपल्स होंगी, और वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारा कंसर्न होगा। अब डिफाइनिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या चीज़ है, क्या टर्म है जिसके अंदर जो पीएलसीज और जो एक्चुएटर्स या सेंसर्स या इलेक्ट्रिकल ड्राइव सब आ जाती हैं। तो ये टू ग्रीक वर्ड्स हैं ऑटोमेशन। नंबर वन सेल्फ, और मेटोस का मतलब है मूविंग, यानी सेल्फ मूविंग। इट इज़ अ डिवाइस और एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स बाय इटसेल्फ, यानी खुदकार तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करके उसमें एक आपने प्रोग्राम डाल दिया जिसको आप मेमोरी कह सकते हैं, और उसमें उस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कोड्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं कि डिफरेंट इनपुट्स उसको मिल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इनपुट्स को देखकर कि उसके अकॉर्डिंगली जो भी इनपुट्स आएगा और जो प्रोग्राम में प्रोग्राम। अब फर्दर जो डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की डिटेल में, मेकिंग प्रोडक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स जो पीएलसीज हैं, इन ऑर्डर टू अचीव परफॉर्मेंस सुपीरियर टू मैनुअल ऑपरेशन। यानी ऑटोमेशन का मतलब यह है कि आपने मैनुअल ऑपरेशन को ख़त्म करके जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो आपने ऑटोमेटिक कर दिया है, और जो प्रोडक्ट बनाने में जितने भी जो प्रोसेस हैं उनका फीडबैक जो है वो सेंसर्स के थ्रू आपके कंट्रोलर्स को जाएगा, और कंट्रोलर्स जो प्रोग्राम उनमें डला होगा वो उसके अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट सिग्नल जनरेट करेंगे और एक्चुएटर को एक्चुएट करेंगे, चाहे चाहे वो मोटर्स हो कन्वेयर बेल्ट की, या कोई नोमेटिक सिस्टम हो या हाइड्रोलिक सिस्टम हो, उसके जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो स्विचेस हैं उनको वो ऑपरेट करेगी जो कंट्रोलर्स हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो परफॉर्मेंस होगी या प्रोडक्शन होगी और रिलायबिलिटी होगी वो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू दी मैनुअल ऑपरेशन। अब ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ द कोर्स, यानी ऑब्जेक्टिव जो कोर्स के हैं वो क्या हैं, टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू दी टेक्नोलॉजीज that enable operation and control of modern industrial machines and systems। यानी जैसे सीएनसी मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो आपने मेडिसिन हैं वो पैक करनी है, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। और जो सीएनसी मशीन्स हैं, सीएनसी मशीन्स के अंदर क्या है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप बना सकते हैं, और उनको आप बार बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर आती हैं। सिमिलरली इफ़ अ स्टूडेंट गो टू दी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर वो सेंसर्स, एक्चुएटर्स और कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिफरेंट सेट ऑफ मशीन्स, उनसे वो गेट फेमिलियर हो और उसको पता हो, तो वो उनको यूज़ कर सके, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये इंडस्ट्री की डिमांड है और ये ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। अब नेचर में यूज़र्स व्यू, यानी मैं या आप या कोई भी जो कि ऑटोमेट करना चाह रहा है, तो वो यूज़र है पीएलसीज़ का, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का। तो उसको पता होना चाहिए हाउ थिंग्स वर्क्स, हाउ थिंग्स कैन बी पुट टुगेदर, ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। डिज़ाइनर्स व्यू, डिज़ाइनर्स व्यू इट विल नॉट बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स, यानी पीएलसी डिज़ाइन किस तरह से की जाती है, बनाया किस तरह से जाती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड, यानी डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं,
और प्लांट से उनको डिस्कस किया जाएगा और उनकी प्रोग्रामिंग, उनके सिनेरियोज को सामने रख के प्रोग्राम की जाएगी। आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाएगा, पूरा कंट्रोल सिस्टम जिसमें ड्राइव्स भी होंगी, पीएलसीज भी होंगी, और उनको डिज़ाइन किया जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विद ट्रेंड्स, यानी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और उनको के पीएलसीज जो है वो कितनी वैरायटी जो है उसमें एक्सेसिबिलिटी है, कि आपने जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करनी है या मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वायरलेसली ट्रांसमिट करना है, तो ये सब ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी से इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वो इस कोर्स का पार्ट है। अब रोल ऑफ ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर, अगेन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैक्ट्री, ऑफ अ फैक्ट्री। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री में क्या फ़र्क है। इंडस्ट्री जो है वो बिगर अम्ब्रेला है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो आती हैं, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन असेंबली लाइन है, वो सब फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी गई है कि लेफ़्ट साइड पे एक अलग फैक्ट्री है और राइट साइड पे एक अलग फैक्ट्री है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है, आयरन ओर, जो रॉ फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोइल्स, जो कि बड़े बड़े हैवी कोइल्स हैं, और ये कोइल्स एक नॉर्मल जो पर्सन है वो यूज़ नहीं कर सकता। यानी जो नॉर्मल जैसे मैं या आप, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए एक और जो फैक्ट्री होगी जो कि इन कॉइल्स को, अनफिनिश्ड मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी शीट मेटल्स को, और इस शेप में बनाएगी। जैसे ये आपको लक्सिस टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये टर्मिनल्स जो है वो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिशियंस या इंजीनियर्स जो भी हैं हम यूज़ कर सकते हैं और इसको वायरिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स की फैक्ट्री हैं, एक तो जो कि अपनी प्रोडक्ट को फिनिश तो कर रही है मगर वो अनफिनिश्ड है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने वेंडर्स हैं जो कि शीट मेटल पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो इसकी फिनिश प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और फर्दर ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कंज्यूमर्स एंड पर। जितने भी शीट मेटल पार्ट्स हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह कॉस्मेटिक्स के भी जो मेटल बॉडीज़ बनती हैं वो ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करके बनाई जाती हैं। तो इनको, दोनों टाइप्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी, मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे स्टील मिल है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंड है, वो ज़्यादा बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि छोटे, या अब ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो वेंडर्स हैं, कि अगर वो ये छोटे स्मॉलर पार्ट्स बना रहे हैं या स्क्रूज बना रहे हैं तो उसके लिए उनको जगह कम चाहिए। इसी तरह से अगर हैवी कोई मैकेनिकल पार्ट्स है, जैसे पैनल्स बना रहे हैं सबमरीन के, शिप के लिए, या हैवी ड्यूटी बॉडीज़ बना रहे हैं, तो उस उनको भी ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए होगा। तो अब आपने डिफरेंस ये समझना है कि सम टाइम फैक्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आपके लिए तो अनफिनिश्ड है, मगर वेंडर्स के लिए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए वो एज अ इनपुट है, ठीक है। और वो उसको यूज़ करके अनफिनिश मटेरियल को, प्रोडक्ट को यूज़ करके वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपके एंड पर वो फिनिश करके आपको देंगे। तो ये डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है और समझ में आना है। अब यहाँ पे एक ऑटोमेशन जो सिस्टम है इंडस्ट्री के अंदर, उसकी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करूँगा, और उसमें आपको प्रोग्रेसिव डाइस, यानी जो कॉइल आपको दिखाए थे प्रीवियस स्लाइड में, इनको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, इन कॉइल्स को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, उसके लिए प्रोग्रेसिव डाइज इस्तेमाल होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक एनिमेशन दिखाई जाएगी, तो वो आप इसको ज़रा गौर से देखें। Welcome to the video tutorials of Mekanismuller. This video is intended to show the working principles of progressive dies.
The progressive die shown in this video is used to produce washers, a round metal piece with a round hole in the middle. The progressive die produces the washer with 2 strokes, but each stroke produces 1 washer. This is accomplished as follows: when a new strip is loaded to a press, the first stroke punches the inner hole of the washer. After this stroke, the strip advances to the position where outer rim of the washer is to be cut. In the following strokes, while the washer is detached from the strip, the inner hole of the next washer is being cut. During the punching process, the inner hole scrap and the washer is discarded from the bottom of the press at same time. Special precaution should be taken not to mix scrap with the washer. Also not shown in the animation is that the dies require a strip stoppers to make the strip stop at the precise location, so that the hole of the washer is perfectly centered. To accomplish this, the pilot located on the washer punch aligns the washer hole with the washer punch to center the hole. Modern servo-controlled feeders might eliminate the need for the punch stops. To get a better understanding of the cutting operation, it's beneficial to show a top view of the metal strip. As you can see, when the strip advances to the cutting position, the washer and the center hole is cut with a single stroke, but the washer produced in 2 strokes. Progressive dies are much simpler design-wise, but require more precise manufacturing methods. It usually operates much faster than similar purpose compound dies. These dies are also more expensive to manufacture. The number of pieces to be produced should justify the additional expense. I hope you enjoy. अब इस एनिमेशन के अंदर आपको ये एक वॉशर जो कि इस मेटालिक शीट के थ्रू ये ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और इसके लिए यहाँ पे ये आपको 2 पंच नज़र आ रहे हैं। एक तो स्टार्ट में जो पंच है वो पायलट होल को जनरेट कर रहा है, जो कि आगे गाइड भी किया जाएगा। तो इनिशियली जो वॉशर के अंदर जो स्मॉलर होल है, वो इसके लिए एक पंच लगाया गया है, और वो पंच जो है वो इस पोजीशन पर इसको कट कर देता है, तो जो रिमेनिंग जो वेस्टेज है वो ज़ाया हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव डाइस के अंदर आपको ये पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सी वेस्टेज है और कौन सी फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि सेकंड स्टेप में जब यही पूरा रिंग बन के गिर रहा है तो वो दिस इज़ नॉट अ वेस्टेज, वो वेस्टेज नहीं है, वो फाइन प्रोडक्ट है जो कि आगे यूज़ करनी है। तो इसमें डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्रेसिव डाइस के अंदर। और प्रोग्रेसिव डाइस के बारे में जैसे बताया गया है कि ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब ये एक केस स्टडी है, आपको अगर बोला जाए कि ये जो स्ट्रिप है, ये स्टेप बाय स्टेप दोनों वर्क स्टेशन जो पंच नज़र आ रहा है आपको, दोनों के स्टेशन के दरमियान जो मूवमेंट है वो फिक्स होनी चाहिए। सिमिलरली ये जो स्ट्रोक आपको लगाया जा रहा है ये हो सकता है नोमैटिक जैक के थ्रू हो, और अगर ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्ट्रोक लगाए जाते हैं तो उसके लिए हाई स्पीड फॉर्मिंग प्रेस यूज़ किया जाता है, और उसको ड्राइव करने के लिए हैवी ड्यूटी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को यूज़ किया जाता है हैवी स्ट्रोक या हैवी चोट लगाने के लिए। तो उसकी जो मूवमेंट है वो आपने कंट्रोल करनी है। सिमिलरली इसकी जो डेप्थ है, ये कितना अंदर जाएगा, कितनी डेप्थ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा ये पंच, इसकी पोजीशन को आपने कंट्रोल करना है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स बननी है उनको काउंट करना है। फिर पीछे से जो स्ट्रिप है उसको मूव करने के लिए एक ग्रिपर मैकेनिज्म, पुश पुल मैकेनिज्म होगा, और उसमें छोटे नोमैटिक बेस्ड रोबोटिक आर्म आप बने होंगे, और उनको आपने सीक्वेंस जनरेट करना है। तो ये एक एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जो कि बहुत मास प्रोडक्शन की जाती है, और इसमें ऑटोमेशन इसलिए की जाती है ताकि इसमें डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाए, रिलायबिलिटी हाई हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इसलिए कि जो प्रोग्रेसिव डाइज हैं इनको जो रॉ मटेरियल की जो फीडिंग है वो भी ऑटोमेटिक करनी होती है। फिर इनका जो प्रोडक्शन टाइम है वो बहुत कम होता है, कि इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो बस एक डिले आएगा कि पहले होल जनरेट हुआ, फिर सेकंड स्टेशन पर जब ये स्ट्रोक लगना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि हर 1 सेकंड के बाद एक वॉशर बन रहा होगा।
तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जांपल है। और इसमें जो हाई स्पीड फॉर्मिंग प्रेस अगर लगाया जाए तो उसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है, तो उसके लिए ड्राइव कौन सी यूज़ होगी और उस ड्राइव से आपने करना क्या है पर्पस, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम्स के अंदर आती है ये पूरी एग्जांपल। तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अब गोल ऑफ अ फैक्ट्री यानी एट द एंड आपकी मतलब पर्पस क्या है, टू मेक प्रॉफिट। जाहिर है आप उसमें प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। अब कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनसे हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कि ऑटोमेशन विल अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। ऑटोमेशन इज़ क्रूशल फॉर द सक्सेस ऑफ एन इंडस्ट्री। यानी प्रॉफिट अगर नहीं बन रहा तो फिर वो फेल हो जाएगी फैक्ट्री या इंडस्ट्री। अब आपने ऑटोमेशन अप्लाई की, और जो प्रोडक्शन है, जो आपकी मंथली, एक महीने में आप मैनुअली जो जैसे एक बॉक्स बना रहे थे, और महीने में आप एक महीने में बना रहे थे, बहुत हो गया, आपने 500 बॉक्सेस जनरेट कर लिया। अब आपने ऑटोमेशन अप्लाई किया, ऑटोमेशन को जब आपने उससे इनकॉर्पोरेट किया तो वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो पूरे महीने में आप बना रहे थे वो आपने वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर लिया। सिमिलरली आपने एडवांस ऑटोमेशन अप्लाई करके जो प्रोडक्शन आप महीने में कर रहे थे वो आपने एक दिन में कर ली। तो जब आपने एक दिन में आपने प्रोडक्शन कर ली तो इसका मतलब है आपने जो कॉस्ट है पूरे महीने की वो रिड्यूस कर ली, लेबर कॉस्ट बचा ली, और जो वेस्टेज हो रही थी ह्यूमन एरर की वजह से, मेंटेनेंस भी आ रही थी कि सिस्टम डैमेज हो गया, तो वो कॉस्ट भी आपने बचा ली। तो देखा जाए तो आपने ऑटोमेशन से यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट। तो ये ऑटोमेशन का रोल है इंडस्ट्री के अंदर के प्रॉफिट को आप इंक्रीज कर रहे हैं, रिलायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रोडक्शन वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं। अब प्रॉफिट के लिए ये इक्वेशन है, व्हाट इज द प्रॉफिट। यानी आपने एक बॉटल है वो सेल आउट करनी है, पानी की बॉटल, लेट से उसके प्राइस पर यूनिट आपने रखे हैं 30, और कॉस्ट पर यूनिट आपको कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपीज़। तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 रुपीज़ पर बॉटल आपका प्रॉफिट है। और प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है उससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कि जैसे आपको 50,000 बॉटल्स चाहिए, तो 50,000 का मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको। अब आप के ऊपर है कि ये प्रॉफिट आप एक दिन में कमाना चाहते हैं, एक महीने में कमाना चाहते हैं, या 6 महीने में। तो आप अगर मैनुअली ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट इसमें इंक्रीज हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्योंकि लेबर जो है वो सुस्त तरीके से काम करती है, और आपकी बिजली जो है वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। इसी तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट और रिजेक्शन कॉस्ट वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती है, और वो आपको बेयर करना होती है, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप ऑटोमेशन लगाएंगे तो ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे, ऑटोमेशन के लिए आप ये देखें कि सस्ता सोल्यूशन या एडवांस ऑटोमेशन। अगर आपके पास बजट है और मार्जिन है, प्रॉफिट और मार्जिन, तो आप ऑटोमेशन एडवांस अप्लाई करें, वरना नॉर्मल यानी फिक्स्ड ऑटोमेशन आप अप्लाई करें। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप वो लगा के अपना कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यानी रिपेयर और मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं। तो ये फैक्टर जो है वो ऑटोमेशन से वेरी करता है, इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं आप। तो जितना आप इसको डिक्रीज़ करेंगे उतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट है और रोल ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री है।